देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं अनुश्रुति। 11 अप्रैल को देश में पहले चरण के मतदान होने हैं और यहां से पता चलेगा कि किस सीट पर कितने लोग को यहाँ पर वोट मिलेगा। यहाँ पर पहले चरण में कई VIP सीटों का जो है मतदान होना है। कई ऐसे VIP कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए मतदान होना है और 11 अप्रैल को यहाँ पर इनकी किस्मत एक EVM मशीन में बंध जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं कि 11 अप्रैल को कौन से ऐसे 10 नेता हैं, कौन से ऐसे 10 VIP नेता हैं जिनके लिए यहाँ पर मतदान होना है। और इसीलिए हम आज बात करने वाले हैं कि कौन कौन ऐसे नेता हैं जो 11 अप्रैल को इनकी किस्मत का जो पिटारा है वो EVM मशीन में बंद हो जाने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नितिन गडकरी से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ पर 11 अप्रैल को नागपुर की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर 11 अप्रैल को इनकी इस सीट पर मतदान होना है। तो नागपुर सीट पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 2014 में भी चुनाव लड़े थे और नागपुर की सीट की अगर थोड़ी बात कर लें तो बता दें कि यहाँ पर नागपुर की सीट को BJP का गढ़ माना जाता है। वो नागपुर की सीट जहां पर BJP पिछले साल भी नहीं हारी थी मोदी लहर के वजह से और इस बार भी कहीं ना कहीं नितिन गडकरी का पलड़ा भारी लग रहा था। लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने यहाँ पर अपनी एक बहुत बड़ी चाल खेली। यहाँ पर कांग्रेस ने कुणबी समाज के नाना पटोले को इस सीट पर खड़ा किया, जो कि वहां पर माना जाता है कि कुणबी समाज के वोटर्स काफी ज्यादा तादाद में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस की जो चाल थी नाना पटोले को खड़े करने की, वो कामयाब होती हुई नजर आई। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं नाना पटोले की तो ये भी बता दें कि नितिन गडकरी के ये स्टूडेंट रह चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चौधरी अजीत सिंह की। RLD के संस्थापक हैं ये। इनकी जो सीट है वो मुजफ्फरनगर सीट मिली है इनको। मुजफ्फरनगर सीट को SP बसपा और RLD के महागठबंधन ने कहीं ना कहीं इस सीट को चौधरी अजीत सिंह को दिया है। यहाँ पर अगर हम वोटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मुसलमान और जाट वोट काफी अच्छा प्रभाव रखते हैं। तो ऐसे में चौधरी जी का यहाँ पर खड़ा होना कहीं ना कहीं वो जाट लोगों को उनकी तरफ आकर्षित करने का एक बहुत बड़ा प्लान है, जो कि सपा और बसपा, अगर बात कर रहे हैं हम सपा और बसपा की, तो ये लोग भी कहीं ना कहीं इस सीट पर एक काफी ज्यादा असर डालेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर हम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो वो भी काफी ज्यादा हैं। तो इसलिए यहाँ पर चौधरी जी का खड़ा होना कहीं ना कहीं इस सीट पर BJP की हार को हो सकता है तय कर दे। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल VK सिंह की। जनरल VK सिंह गाजियाबाद से खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर से BJP की तरफ से जनरल VK सिंह को खड़ा किया जा रहा है। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। कांग्रेस, सपा बसपा और RLD के गठबंधन और साथ ही साथ BJP का यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर VK सिंह को कांग्रेस की डॉली शर्मा और गठबंधन उम्मीदवार सुरेश बंसल से कांटे की टक्कर मिलने की उम्मीद है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जयंत चौधरी जी की। जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष हैं, जयंत चौधरी इस बार सपा बसपा और RLD गठबंधन के बैनर तले जयंत चौधरी को यहाँ पर लाया गया है। और यहाँ पर जयंत चौधरी का भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इस सीट पर जयंत चौधरी भी काफी कमाल करके दिखाने वाले हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि BJP से अगर हम कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यहाँ पर जयंत चौधरी एक अच्छे उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान जो कि अभिनेता से नेता बने हैं, वो अब इस बार खड़े हो रहे हैं जमुई सीट से। जमुई लोकसभा सीट से इनको खड़ा कर रहे हैं। यहाँ पर जो NDA का गठबंधन है उससे ये चिराग पासवान यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। चिराग पासवान वैसे LJP के नेता हैं और यहाँ पे जमुई में LJP को ये सीट दी गई है। उसी के तहत अगर हम बात करें तो बिहार में दो पक्षीय मुकाबला देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बिहार में एक NDA है और दूसरी महागठबंधन है, जिसमें RJD है, हम हैं, कांग्रेस है, VIP है और इन्हीं सब के बीच में जो यहाँ से रालोसपा के
उम्मीदवार हैं वो हैं भूदेव चौधरी, और इनसे सीधा सीधा मुकाबला होगा चिराग पासवान का, जो कि एलजेपी के अध्यक्ष रामविलास पासवान के बेटे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी जो कि हम के अध्यक्ष भी हैं, इससे पहले 2014 में ये जेडीयू के तरफ से मुकाबला लड़े थे और कहीं ना कहीं इन्हें हार देखना पड़ा था। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो अब यहाँ पर ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या यहाँ पर अपनी सीट से जीतन राम मांझी जो है वो इस बार मुकाबला जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। जीतन राम मांझी इस बार गया के संसदीय क्षेत्र से मुकाबला लड़ रहे हैं और यहाँ पर अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि अगर हम यहाँ से जीतती है तो कहीं ना कहीं महागठबंधन एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी जिनको हम लोग हमेशा से बात करते हुए आए हैं कि हैदराबाद में ओवैसी परिवार का ही वर्चस्व रहा है। अगर हम बात करते हैं 16 लोकसभा चुनावों की तो 8 लोकसभा चुनावों में हैदराबाद में इस परिवार ने जीत हासिल की है और पिछले 3 बार से ओवैसी को यहाँ पर कोई भी नहीं हरा पाया, चाहे फिर वो कांग्रेस का ही कैंडिडेट आके खड़ा क्यों ना हो जाए और बीजेपी का ही कैंडिडेट क्यों ना खड़ा हो जाए, लेकिन यहाँ पर ओवैसी कि किसी ने भी यहाँ पर तस से मस नहीं किया और इस बार भी यही चुनाव जो है फिर से आ गया है और अब देखना होगा कि क्या हैदराबाद के लोग एक बार फिर से ओवैसी को खड़ा करते हैं। इस पे हमने एक पैकेज भी किया था, इस पे हमने आपको बताया था कि कैसे वहाँ की हिंदू पॉपुलेशन भी कहीं ना कहीं ओवैसी का साथ देती हुई नजर आती है। इसके बाद हम बात करते इसके बाद हम बात करते हैं महेश शर्मा की। महेश शर्मा भी चुनावी रण में एक बार फिर से उतर रहे हैं। ये केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और अगर इनका मुकाबला देखा जाए तो इनका सीधा सीधा मुकाबला जो है अरविंद कुमार सिंह जो कि कांग्रेस के हैं और सपा बसपा और रालोदा का जो गठबंधन है उसमें से यहाँ से सतवीर सिंह खड़े हो रहे हैं जो कि बीएसपी के उम्मीदवार हैं। अब यहाँ पर नोएडा में ये मुकाबला बहुत ज्यादा मायने रखने वाला है। हमारे चैनल SPN9 न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।